नमस्कार। आज हम अपने विषय अलंकार को आगे लेकर के चलते हैं। हमने अलंकार में से 8-9 जो भेद हैं अलंकार के वो कर लिए हैं, वो हम कर चुके हैं। भेदों से एक मन में बात आती है कि कुल अलंकार आखिर हैं कितने। और गज़ब की बात ये है कि कोई भी विद्वान, मैं तो एक तुच्छ इंसान हूँ, एक छोटा सा अदना सा अध्यापक हूँ, कोई भी विद्वान आज तक इनकी संख्या निश्चित नहीं कर पाया है कि ये 50 हैं कि 100 हैं कि 1000 हैं या 700 हैं या 800 हैं। गज़ब की बात यह है कि विद्वानों ने अपनी विद्वता के अनुसार नए नए आविष्कारों का लगातार, नए नए अलंकारों का लगातार आविष्कार किया है। और उस आविष्कार से हुआ क्या है कि जो संख्या है वो लगातार बढ़ती रही है और वो बढ़ोतरी अब भी जारी है। इस कारण से मैं कह रहा हूँ कि अलंकारों को संख्या में बांधना कठिन है। लेकिन हाँ, स्कूल लेवल पर विशेष रूप से 9वीं क्लास से हम शुरू करते हैं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, इन कक्षाओं में लगभग 10-12 अलंकारों की हम बात करते हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं। यहाँ भी हम वही प्रयास करेंगे कि जिनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जिनका प्रयोग जो है वो अधिकतर कवियों ने किया है और जो ज़्यादा जटिल नहीं है, जिसको विद्यार्थी आराम से समझ सकता है, उन अलंकारों की हम यहाँ बात कर रहे हैं। आज मैं आपके लिए कुछ अलंकार लेके आया हूँ। उनमें सबसे पहले जो अलंकार है जिसकी मैं बात करूँगा वो है मानवीकरण। अब गज़ब की बात ये देखिए कि जब मैं एक कक्षा में पढ़ता था, 9वीं 10वीं कक्षा में पढ़ता था, तो मैं मानवीकरण अलंकार को समझ नहीं पाता था। और आज मुझे लगता है कि ये भी कोई अलंकार है। मानवीकरण अलंकार तो बहुत आसान है। और उस समय मेरा विवेक देखिए कि मैं सोचता था कि मानवीकरण अर्थात जहाँ मानो आ गया वहाँ मानवीकरण होता है, ये सोच करके, और मैं जहाँ ये दिखता तो मैं वहाँ मानवीकरण कर देता था। जबकि आज सबको पता है कि मनु, मानो, जनु, जनहू, एक तरीके से जो ये वाचक शब्द आते हैं ये उत्प्रेक्षा में आते हैं। उत्प्रेक्षा की हमने बात की थी पिछले वीडियो में, और आपको पता है कि उत्प्रेक्षा जो अलंकार है वो आसान है, समझ में आने योग्य है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हम सामान्य जीवन में इन अलंकारों का प्रयोग करते हैं, बहुत बार इनका प्रयोग करते हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष को दूर देखा हमने और उसको दूर से देख करके उसके ऊपर जो है किसी प्रकार की टिप्पणी करते हैं कि देखिए वो शाम जनु तो गधा है, जनु तो ये है, जनु तो वो है, ये हम टिप्पणी करते हैं। और ये जो टिप्पणी है यही जन्म देती है उत्प्रेक्षा अलंकार को, क्योंकि मैंने कहा था कि उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट करना ही उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके साथ ही याद रखिए, मुझे एक सामान्य सा एक मजाक और यू कैन से चुटकुला याद आ रहा है। हुआ क्या था कि एक पुरुष ने जो है सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन लिया और वो बहुत काला कलूटा था, और उसने अपनी पत्नी से पूछा कि बताओ कैसा लग रहा हूँ। तो उसकी पत्नी ने पहले मना किया कि मेरे से मत पूछो कि मैं कैसा, आप कैसे लग रहे हो, मत पूछो मेरे से। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ। तो उसने कहा कि आप ऐसे लग रहे हो जनु तो पतासे में मकोड़ा घुसा हुआ है। अब ये जनु तो पतासे में मकोड़ा घुसा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि कल्पना हो गई, संभावना हो गई, किसमें किसकी, उपमेय में उपमान की। तो उत्प्रेक्षा आपको समझ में आ गया, रूपक जो इससे सीनियर था वो आपको समझ में आ गया, रूप धारण कर लिया था किसने किसका, उपमेय ने उपमान का। इसके बाद हमने व्यतिरेक अलंकार किया था जो जिसमें उपमेय जो है उपमान से आगे बढ़ गया। और फिर हमने अन्वय अलंकार किया था, और अन्वय मैंने आपको बताया था नए अन्वय अर्थात किसी प्रकार का कोई भी मेल जब ना मिले, किसका किससे, उपमेय का उपमान से, उपमेय के लायक कोई उपमान मिले ही ना, वहाँ आपका अन्वय अलंकार हो जाता है। आगे अपनी बात को बढ़ाते हैं, हम मानवीकरण की बात कर रहे हैं। और मानवीकरण जो है, जैसे पिछले वीडियो में मैं कह रहा था कि इंग्लिश में भी ये जो है फिगर्स ऑफ स्पीच कहा जाता है शायद अलंकारों को, वो मिलते हैं, कहीं मेटाफर मिलता है, कहीं सिमिली मिलती है। तो इंग्लिश में इसको कहा जाता है पर्सोनिफिकेशन या मानवीकरण। बहुत बार इसका प्रयोग आपको मिलने वाला है, बहुत बार इसका प्रयोग मिलेगा। और
गज़ब की बात यह है कि एक बार यदि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाता है तो मानविक अलंकार में हम कभी मार नहीं खा सकते हैं। परिभाषा क्या कहता है, जब रचयिता द्वारा, रचयिता कवि रचनाकार जो भी है, अचेतन प्रकृति पर, ये आप ध्यान रखेंगे, अचेतन प्रकृति पर, अचेतन, अचेतन जिसमें चेतन नहीं है, जिसमें हमें जीवन दिखाई नहीं दे रहा, जो हमारे बोलने पर नहीं बोलती, जो हमारे प्रश्न पूछने पर जवाब नहीं देती, चेतन भावों का आरोपण किया जाए। ये अचेतन और ये चेतन, चेतन का मतलब सजीव और ये आप निर्जीव कह सकते हैं, का आरोपण किया जाए। अर्थात जो कार्य सजीव कर सकता है, जो कार्य केवल सजीव कर सकता है, उन कार्यों को जब कवि किससे करवा ले, निर्जीव से करवा ले, तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। ये इसमें जो है विशेष बात होती है। सिंपल सी बात है, जो कार्य केवल सजीव कर सकता है, केवल जो अलाइव है, जो जीवित है, वो कर सकता है, वो कार्य डेड से करा ले, जो मृत है उससे करा ले, तो वहाँ आपका मानवीकरण अलंकार होता है। पिटा हुआ सा उदाहरण है, लगभग सबने सुना है, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, मेघ का मतलब आपको पता है बादल आए, आ गए, बड़े बनठन के संवर के। अब बादल जो है वो सजीव नहीं है, श्रृंगार करने का, सजने का, संवरने का जो कार्य है वो सजीव का है, न कि निर्जीव का। निर्जीव तो नहीं सजता संवरता, वो तो ऑटोमेटिक जैसे भी जिसका जो भी रूप है वही हमारे सामने आता है। पर कवि को आसमान में बादल दिखाई दिए और वो बादल जो है कवि को सुंदर लगे, कवि ने शब्दों का प्रयोग कर दिया कि मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। नहीं तो कोई उनके पास ड्रेसिंग टेबल थोड़ा ही है कि ड्रेसिंग टेबल के सामने बादल खड़े होंगे, फिर जो है अपना डेंट पेंट करेंगे और फिर उसके बाद जो चलो भी आज आसमान में जाना है, लोगों को दिखना है, हम सज लें संवर लें, ऐसा नहीं होता है। दूसरा उदाहरण देखिए, हम नए नए धानों के बच्चे तुम्हें पुकार रहे हैं, बादल ओ बादल ओ। आप समझ सकते हैं जैसे अभी बारिश की जो मात्रा है वो अभी कम हुई है, बारिश कम हुई है, खेतों में धान के पौधे लगे हुए हैं और नए नए धानों के पौधे या नए नए धानों के बच्चे जो है, आप समझ सकते हैं इसका मतलब अभी जो है धान लगाए गए हैं खेत में, छोटे छोटे पौधे हैं, बारिश नहीं हुई है, पानी की कमी है, तो कवि ने उनको देख करके जो है अपने उद्गार प्रकट कर दिए उनकी ओर से। किनकी ओर से? धानों के पौधों की ओर से, धानों के बच्चों की ओर से कर दिए कि हम नए नए धानों के बच्चे तुम्हें पुकार रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? बादल ओ, यानी कि बारिश करो। अगला उदाहरण देखिए आप, सोन जूही की बेल नवेली। सोन जूही की बेल नवेली एक कविता हुआ करती +2 में पहले, और वो सोन जूही उसका नाम था। सोन जूही की बेल के ऊपर जो है कवि ने पूरी कविता लिख दी, शायद सुमित्रानंद पंत जी ने, और उसमें ये पंक्तियाँ, सोन जूही की बेल नवेली, एक वनस्पति वर्ष हर्ष से खेली फूली फैली, एक टांग पर उचक खड़ी हो। एक टांग पर, ऐसा लग रहा है कि ये एक टांग पर उचक, ऊपर की ओर उठ करके खड़ी हो गई है। एक टांग पर उचक खड़ी हो, मुग्धा वैसे अधिक बड़ी हो, घुटना मोड़ चित्र बन सुंदर, वह मुस्काती अलबेली, सोन जूही की बेल नवेली। सोन जूही की बेल है, कोई नायिका नहीं है, कोई सजीव हीरोइन नहीं है सामने, कोई लड़की नहीं है, कोई सजीव जो है व्यक्ति नहीं है, परंतु कवि ने सोन जूही के बेल में ही सारा सब कुछ जो है वो देख लिया। उसको मुग्धा नायिका के सामने जो है के समान जो है उसको जो है आपने शब्दों में प्रकट कर दिया। और बहुत से उदाहरण आपको मिलेंगे। धूप का हंसमुख टुकड़ा, अब धूप का हंसमुख शब्द जो लग गया धूप के टुकड़े के साथ, ये मानवीकरण हो गया। बहुत दिनों बाद मुझे धूप ने बुलाया, सर्दी का मौसम और धूप बहुत दिनों के बाद निकली तो इस कारण से जो कवि ने अंदर बैठ करके और फिर इस्तेमाल कर दिया अपने शब्दों का, अपनी जो है कलम रूपी तलवार जो है चला दी और कहा कि बहुत दिनों बाद मुझे धूप ने बुलाया, ताते जल नहा पहन सवेत वसन आई, खुले लान बैठ गई दमकती लुनाई, सूरज खरगोश धवल गोद उछल आया, बहुत दिनों बाद मुझे धूप ने बुलाया। ये कमाल है मानवीकरण का, पर्सोनिफिकेशन का। जब कवि निर्जीव को सजीव दिखा दे या
जो कार्य केवल सजीव कर सकता है उन कार्यों को जब कवि निर्जीव से करवा ले तो वहाँ आपका मानवीकरण अलंकार होता है। मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगले अलंकार की हम बात करते हैं और वो है हमारा अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अन्य प्लस उक्ति से ही अन्य अन्योक्ति बन गया, ए प्लस ओ होता है संधि में। परिभाषा आप देखिए, जब अप्रस्तुत या उपमान के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाए, अर्थात उपमेय का वर्णन किया जाए, उपमान के माध्यम से उपमेय का वर्णन किया जाए या अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाए, वहाँ आपका अन्योक्ति अलंकार होता है। ये भी सामान्य जो हमारा जीवन है उसमें कहीं ना कहीं बात आती है। हमें किसी से नाराज़गी है हमारा बहुत खास, हमारा खास दोस्त है, हमारे घर का सदस्य है, हमारा मित्र है, हमारा परिवार का कोई अंग है और उससे नाराज़गी हो जाती है, नाराज़गी चलती रहती है, हम उससे बात नहीं कर रहे हैं, उससे हमने कुट्टी कर ली है, परंतु उसके बावजूद भी उनसे हम बात करते हैं। हम दूसरे के माध्यम से उससे बात करते हैं, हम दूसरे को बोलते हैं, सुनाते उसको हैं, बोलते दूसरे व्यक्ति से हैं, सुना उसको रहे हैं और वो भी समझ रहा है, वो भी बोल रहा है, वो भी उधर से पास करता है अपनी बात को, बीच में एक माध्यम आ जाता है। यहीं से जन्म होता है अन्योक्ति अलंकार का। थोड़ी सी देखिए, इसकी जब व्याख्या करते हैं हम, अन्योक्ति का उदाहरण जब होता है सामने हमारे, तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि हमने उसका अध्ययन नहीं किया है, यदि हम उस स्टोरी से, उस कहानी से परिचित नहीं हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई एकदम नया व्यक्ति किसी काव्यांश को पढ़े, किसी कविता को पढ़े तो उसकी व्याख्या सही कर नहीं पाएगा। यदि स्टोरी का नहीं पता है, स्टोरी का पता है तो वो ज़रूर व्याख्या कर देगा। यहाँ आप देखिए, बिहारी जी का एक दोहा है मेरे सामने, बिहारी सत्सई से, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंधियो आगे कौन हवाल। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंधियो आगे कौन हवाल। ये जयपुर के राजा जयसिंह थे और वहाँ जब देखा कि भाई राजा तो बहुत मतलब राजसी कार्यों को छोड़ करके और बहुत ज़्यादा जो है एक जिसको कहते हैं कि बहुत सी, आपको पता है कि वहाँ अनेक रानियाँ जो हैं वो रखते थे राजा, और उन रानियों के मोह में इतने फंस जाते थे कि वो राजकाज, समाज, सोसाइटी, जनता सारा सब कुछ भूल जाते थे। और जब कवि ने देखा कि यहाँ भी कुछ गड़बड़ी हो गई है और जो कार्य, जिन कार्यों के लिए जो है जयसिंह राजा बनाया गया है, उन कार्यों में ध्यान न होकर के और रानियों में और जो प्रेमिका हैं उनमें ये फंसा हुआ है, तब ये कवि ने इनडायरेक्ट वे से अन्योक्ति का प्रयोग करके बात कह दी। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, कि जिससे आप प्रेम कर रहे हैं वो उसने विकास नहीं किया है, उसकी एज इतनी नहीं है, नहीं विकास ही काल, न उसमें पराग है न ही उसमें मधुर मकरंद है, अली कली ही सो बंधियो। जिस प्रकार से भंवरा जो है वो कली से बंधा रहता है, उसके पीछे पड़ा रहता है, वैसे ही तुम उसके पीछे पड़े हुए हो, आगे कौन हवाल, आगे तुम्हारा क्या हुआ। कुछ इस प्रकार का इसका भाव निकलता है और बताया जाता है कि ये जब सुना जयपुर के राजा जयसिंह ने तो उसके ऊपर उसका अनुकूल प्रभाव पड़ा, और अनुकूल प्रभाव पड़ने से हुआ क्या कि उसने ये सारा सब कुछ छोड़ करके और पुनः जो राजसी कार्य थे, जो भी दिक्कत आ गई थी, उन दिक्कतों को दूर किया और अपने अंदर जो है उन्होंने सुधार किया। ये कमाल होता है। अब इधर देखिए ये दूसरा उदाहरण, चलो जाई यहाँ क्या करे हाथिन को व्यापार, ना जाने यही पुर बसे धोबी और कुम्हार। कि जहाँ गुणवान व्यक्ति की इज्जत ना हो वहाँ से जो है हमें कहीं और चले जाना चाहिए, वहाँ हमें नहीं बसना चाहिए। कबीरदास जी के दोहे आते हैं कि चलती चक्की देखी के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोए। अब चक्की की बात नहीं है लेकिन चक्की की बात ले आए कवि कि चलती चक्की देखी के दिया कबीरा रोए, कि संसार रूपी चक्की को चलते हुए देख करके कबीरदास जी तो रोने लगे कि दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। जन्म मृत्यु रूपी जो दो पाठ हैं उनमें कोई भी साबुत नहीं बचता। परंतु कमाल देखिए आप, मैं कमाल शब्द कहा और कमाल से कमाल याद आया कि कबीरदास जी के पुत्र थे कमाल, बेटी थी कमाली।
तो कमाल ने एक दोहा रचा और उन्होंने क्या कहा कि चलती चक्की देखी के कमाल रहा ठठाए, मानी पासे जो रहे सो साबुत बचा जाए। कि मानी के पास जो रहता है वो साबुत रहता है, उसका कुछ भी बांका नहीं होता। वो कुछ अलग अलग ये भी आता है कि वो बाल ना बांका होए, कुछ इस तरह का भी सुनने में आता है। कुल मिलाकर के माली आवत देख के कलियां करें पुकार, फूली फूली चुन लई काली हमारी बार। अब माली की बात है, फूल की बात है, कल हमारी बारी की बात है। तो कहा क्या और अर्थ क्या निकला? अर्थ क्या निकला कि जो बड़े हो गए वो मर गए, उनको जो है यमदूत यमराज ले चला, कल हमारी बारी भी आएगी। और बाघ के संदर्भ में क्या था? बाघ के संदर्भ में ये बात थी कि जो फूल हैं उनको जो है माली ने तोड़ लिया और जो कलियां हैं वो भी कल को फूल बनेंगी, उन्हें भी कल को तोड़ लिया जाएगा। तो ये कमाल होता है अन्योक्ति अलंकार का। तो दो अलंकार हमारे मानवीकरण समझ में आ गया, अन्योक्ति जो है समझ में आ गया। अब हम अगले अलंकार की बात करते हैं। अगला जो अलंकार है वो है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार आपको पता है कि लगभग सबको पता रहता है कि अतिशयोक्ति क्या होता है और इसमें क्या कवि वर्णन करता है। परिभाषा देखिए आप अतिशयोक्ति की, इसे बना कैसे है? ये बना है अतिशय और जमा उक्ति। अतिशय का मतलब होता है बहुत ज़्यादा और उक्ति का मतलब होता है कही हुई बात। बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कही हुई बात ही अतिशयोक्ति है। कि जब रचनाकार किसी घटना का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर दे कि लोक मर्यादा का भी उल्लंघन होने लगे। लोक मर्यादा है, एक लिमिट है किसी की बात की, किसी घटना की कि भाई ऐसा हो सकता है। और जब यूँ लगने लगे कि नहीं ये तो कुछ ज़्यादा हो गया। अक्सर देखा होगा आपने, कई बार हम जो है आप फ्रेंड्स जो आपस में मजाक करते हैं, एक फ्रेंड जो अपने बारे में कुछ बताता है, दूसरा कहता है कि भाई चलो मैं लपेट रहा हूँ। लपेटने की बात कब करता है? लपेटने की बात दूसरा मित्र तभी करता है जब लगता है कि उसका जो पहला मित्र है वो अपने कुछ ज़्यादा फेंक रहा है, ज़्यादा अपनी कोई बात कह रहा है, तब वो करता है इस प्रकार की बात। उदाहरण देखिए आप, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। पूंछ हनुमान की लगन न पाई आग लग नहीं पाई है। लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। लंका जो है, रावण की जो लंका है वो शीघ्र ही जल गई और गए निशाचर भाग। वहाँ से सारे दैत्य राक्षस पिशाच जो भी थे वो सब वहाँ से भाग गए। अब देखिए ठीक है, कम से कम कभी आग तो लगने देता, आग भी ना लगने दी। लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। लंका जल गई और सारे राक्षस जो हैं वहाँ से भाग गए। अगला उदाहरण देखिए कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। आगे नदियाँ पड़ी अपार, आगे बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ जो है रास्ते में आई। महाराणा प्रताप का घोड़ा कौन सा? चेतक। घोड़ा कैसे उतरे पार? महाराणा जी के मन में आया कि मेरा घोड़ा पार कैसे करेगा। राणा ने सोचा इस पार, राणा ने तो इधर सोचा ही था, तब तक चेतक था उस पार। तब तक तो चेतक जो था वो उस नदी को, उन नदियों को पार कर चुका था। अगले देखिए, यह शर यह बाण गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ। धड़ से उधर जयद्रथ का सिर वैसे ही हुआ। इधर जो है छूटा बाण और उधर जो है जयद्रथ की गर्दन कट गई। यानी कि कार्य जो है वो इतनी तेज गति से हो गया, इतनी तेज गति से हो गया कि विश्वास करना मुश्किल हो गया। किसी ने कहा कि हमने उनकी याद में आंसुओं के टब भर दिए, कि हमने उनकी याद में आंसुओं के टब भर दिए, पर वो इतने बेवफा निकले कि आए और नहाकर चल दिए। ये अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। अतिशयोक्ति से भी एक बड़ा होता है अतियोक्ति अलंकार। अतियोक्ति में क्या होता है, उसमें इससे भी ज़्यादा जो है बात को बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता है, वहाँ अतियोक्ति हो जाता है। इसके बाद एक सामान्य सा अलंकार आता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति कैसे बना है? पुनः जमाउक्ति या पुनर्जमाउक्ति। र में जो है आप ध्यान रखेंगे हर्ष है, उ नहीं है। और
जब किसी पंक्ति में किसी शब्द विशेष का लगातार 2 बार प्रयोग किया जाए, बहुत बार ऐसा आपको मिलेगा, जैसे हम बाकी अलंकार जो किए उसमें बहुत से उदाहरण ऐसे किए, उनमें बीच में शब्द आ जाते हैं, एक शब्द का लगातार 2 बार प्रयोग हो जाता है। पुनः जमा उक्ति, एक शब्द लगातार दूसरी बार आ जाए, लगातार 2 बार प्रयोग किया जाए, जैसे धीरे धीरे, आगे आगे, पीछे पीछे, धाएं धाएं, कोई भी एक शब्द लगातार आ जाता है दूसरी बार, तो वो हो जाता है आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। संदेह अलंकार। संदेह अलंकार में क्या होता है? संदेह से आपको पता है, संदेह बना है सस्पेंस से, और सस्पेंस की जहाँ बात होगी, जहाँ जो है 2 में से एक की निश्चितता नहीं होगी कि इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, क्या गलत है, क्या सही है, ये करूं कि ये करूं। जब ऐसी स्थिति होती है तो वहाँ होता है संदेह अलंकार कि मुख है या चांद है, हाथ है या हथौड़ा है, हाथ है या हथौड़ा है, मुख है या चांद है, या नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, नारी है कि सारी है कि सारी है कि नारी है। इतना सस्पेंस भरा हुआ है 2 पंक्तियों में कि समझ में ही नहीं आ रहा कि प्रमुख कौन है, कि नारी प्रमुख है या साड़ी प्रमुख है, सुंदर ज़्यादा कौन है, वो नारी ज़्यादा सुंदर है, वो साड़ी ज़्यादा सुंदर है। जब सस्पेंस की बात होती है, जब संदेह की बात होती है, तो हमारा होता है संदेह अलंकार। इसके साथ ही ये उदाहरण अलंकार है। उदाहरण जमा अलंकार, जब उदाहरण देकर के कवि अपनी बात को स्पष्ट करता है तो वहाँ उदाहरण अलंकार हो जाता है। उदाहरण देकर के बात को स्पष्ट करता है, वहाँ उदाहरण अलंकार हो जाता है। उल्लेख अलंकार। उल्लेख अलंकार जो है वो उदाहरण से भी सीनियर है, जैसे मैंने बताया अतिशयोक्ति का सीनियर अत्युक्ति है, और उदाहरण का सीनियर जो है वो उल्लेख अलंकार है। एक और अलंकार मुझे ध्यान आ रहा है, और वो है अपहनुति अलंकार। अपहनुति। अपहनुति में क्या होता है? एक को नकार के और दूसरे को स्वीकार करते हैं, जो है उसको नकार देते हैं और दूसरे को हम स्वीकार कर लेते हैं, वो अपहनुति अलंकार होता है। जैसे मुख नहीं चांद है, मुख नहीं चांद है, हाथ नहीं हथौड़ा है। वहाँ क्या था? मुख है या चांद है, किसमें? संध्या अलंकार में। और यहाँ क्या है? यहाँ एक को नकार दिया, मुख को नकार दिया, हाथ नहीं हथौड़ा है, अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन है। +2 में एक कविता है बादल राग निराला जी की, उस कविता में भी ये उदाहरण आपको मिलता है। ये अपहनुति अलंकार है। तो हमने लगभग वो अलंकार किए हैं जो अक्सर हमारे सामने आते हैं, और भी कुछ अलंकार जो बचेंगे वो हम बात करेंगे अगली वीडियो में। मुझे विश्वास है कि ये अलंकार आपको समझ में आ गए हैं। यदि किसी प्रकार की दिक्कत रहती है, कोई बात आपको समझ में नहीं आई है किसी अलंकार के संबंध में, तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के अपनी बात को कह सकते हैं और मेरे से वो बात दोबारा पूछ सकते हैं। लगातार वीडियो देखते रहिए, और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो उसकी सराहना करते रहिए। धन्यवाद।